जय हिंद आप सभी को। एकेडमिक्स में आपका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। इसमें दो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं इसमें दो चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं। पहला पॉलिनोमियल और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, आज हम तीसरा चैप्टर, इसी के आगे जो आपकी बुक में जो भी इसके आगे चैप्टर दे रखा है उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए हमेशा की तरह सबसे पहले जब चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर का जो भी नाम है द्विघात समीकरण, आगे के पूरे आगे का पूरा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड रहेगा। सवाल सारे उसके तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको ये पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें सवाल किस तरीके के होंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जाने कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, कैसी समीकरण, कैसी इक्वेशन को आप देखेंगे और देखकर कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के पहले आप अपने पहले चैप्टर पे चले जाइए। सबसे पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल पढ़ा था। पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद जरा रिवाइज करें आप। बहुपद क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल जो होता था उसको आप fx से रिप्रेजेंट करते थे और fx जो होता है जनरल फॉर्म ऑफ fx यानी जनरल पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती थी वो क्या हुआ करती थी? कुछ ऐसी हुआ करती थी। a0 या कैपिटल में अगर आपने पढ़ा तो कैपिटल में लिख लीजिए, a0 या a0, फिर a1x, फिर a2x स्क्वायर, फिर a3x क्यूब एंड सो ऑन, और क्या था? an(x to the power n) और प्लस एंड सो ऑन। ऐसा कुछ हुआ करता था, या प्लस सो ऑन आगे का ना करें अगर तो n पर भी छोड़ सकते हैं, तो ये इतना हो जाता था। इस तरीके की जो इक्वेशन आप देखते थे इसको आप पॉलिनोमियल कहते थे। क्या विशेषता थी इसकी? कुछ कांस्टेंट a0, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन an, ये सब सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या हैं। कुछ कांस्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहे, जिनकी अपने पास अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो कुछ कांस्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स आपस में मिलकर ऐसी जब कोई सीरीज बनाते हैं, कई सारे टर्म्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस समूह को हम क्या कह देते हैं? fx यानी कि पॉलिनोमियल कह देते हैं। मतलब एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा टर्म्स अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बने हुए, तो उन सारे पदों के समूह को, उन सारे टर्म्स के कलेक्शन को क्या कह देंगे? हम पॉलिनोमियल कह देंगे। इसी पॉलिनोमियल में फिर आपने एक चीज और पढ़ी थी कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हो तो उसकी कोई ना कोई पावर होती है। पॉलिनोमियल की कोई ना कोई मैक्सिमम पावर होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की पावर कही जाएगी। अगर मान लीजिए इस पॉलिनोमियल को हम यहां पर खत्म कर दें, इसको यहां पर खत्म कर दें, इसको हम ऐसे। ठीक है, जब हमने इसको यहां पर खत्म किया तो क्या बचा? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब ये क्या है तो ये भी अभी भी एक पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा पद हैं, एक से ज्यादा टर्म्स हैं, कांस्टेंट वेरिएबल से मिलकर बना हुआ, तो पॉलिनोमियल है। कितने, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रखते हैं आप? इस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं आप ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो होगी उसी पावर के आधार पर उस पॉलिनोमियल का नाम रखा जाता है, बहुपद का नाम रखा जाता है। क्योंकि इस बहुपद की मैक्सिमम पावर 2 है
तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब आपको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक बात समझ लीजिए, अगर एफ और इसको रिप्रेजेंट एफ एक्स से ही करेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में x की पावर या वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है तो उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपने पॉलिनोमियल पूरा पढ़ा हुआ है, बहुपद पूरा पढ़ा हुआ है, तो पॉलिनोमियल में आपने समझा था कि अचर पद और चर पद, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बहुत सारे पद जब लिखे होते हैं एक जगह पे तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, इसकी अगर डिग्री 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। यानी किसी भी बहुपद की अधिकतम घात अगर 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल में लिख दें तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कोई भी द्विघात बहुपद अगर 0 के बराबर आप लिख लीजिए, दो कहने का मतलब द्विघात बहुपद है, जब तक 0 इसमें नहीं है तब तक इसमें एक पक्ष है, एक ही पक्ष तो है भाई, बायां पक्ष दायां पक्ष, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा कुछ तो है नहीं, एक पक्ष है केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी ऐसे टर्म्स अगर लिखे हो जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो लेकिन पक्ष एक ही हो, साइड एक ही हो, दूसरा साइड ना हो, जब तक एक साइड रहेगा तब तक वो एफ एक्स पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और जैसे ही आप इसमें दूसरा साइड इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 साइड्स के साथ लिखा हुआ है, मतलब एक साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दूसरे साइड में कोई दूसरा कांस्टेंट है या 0 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? अगर किसी क्वाड्रेटिक अगर एफ एक्स, आप ये ऐसे कहें, अगर एफ एक्स कोई द्विघात बहुपद है, अगर एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। बस इतनी ही कॉन्सेप्ट है इसकी, मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है इसमें बस इतना ही समझना है। क्या समझना है? अगर एफ एक्स कोई द्विघात बहुपद है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होगा। और द्विघात बहुपद क्या होता है ये आप बहुत डिटेल में समझ चुके हैं पीछे वाली क्लासेस में। जिसने पीछे वाली क्लास नहीं पढ़ी है वो पीछे जाके देख ले, फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अगर इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण क्या होता है अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या इसको बाद में लिखिए, यदि एफ एक्स, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बस यही डेफिनेशन होगी इसकी, यदि एफ एक्स कोई द्विघात बहुपद है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होगा। बस यही परिभाषा है। द्विघात बहुपद क्या होता है आप जानते हैं, implies that if, इंग्लिश में लिखना चाहें इसको तो क्या लिखेंगे, if fx is any quadratic polynomial then fx equal to 0 is will be quadratic equation. If fx equal to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए जो एफ एक्स द्विघात बहुपद है वो उसकी वैल्यू क्या है, ऐसा ही तो होता है, x की मैक्सिमम पावर 2 में कोई बहुपद तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखेंगे, अर्थात अरे इम्प्लाइज दैट ही लिख दीजिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन
ax स्क्वायर देन एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स, क्या मीन्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही इतनी सी परिभाषा इसकी है। अगर कोई बहुपद आपको द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx दे रखा हो तो जैसे ही उसको आप 0 के इक्वल करेंगे वो तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप मतलब कहने का है कि जब जैसे ही दो पक्ष आ जाएंगे, इक्वेशन समीकरण का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में हमेशा LHS और RHS दोनों होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष होंगे तभी उसको समीकरण कहा जाएगा। जब तक एक पक्ष होगा तब तक उसको समीकरण आप नहीं कह सकते हैं। तो बहुपद जो होता है उसमें एक पक्ष होता है, बहुपद को जैसे ही 0 के बराबर करेंगे, पॉलिनोमियल को जैसे ही 0 के बराबर करेंगे वो इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर कोई बहुपद क्वाड्रेटिक है तो उस बहुपद को 0 के बराबर करने से जो उससे इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जो कि आपके चैप्टर का नाम है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है, जो जनरल फॉर्म है वो यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर? आगे आते हैं। देखिए द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल यानी कि क्या, रूट्स या शून्यांक, मूल हमेशा बताइए कितने होंगे। अगर कोई द्विघात समीकरण आपके सामने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखी हुई है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस द्विघात समीकरण के मूल यानी कि इसके सॉल्यूशंस यानी कि इसके रूट्स कितने होंगे, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कितने बताएंगे? जो कॉन्सेप्ट बहुपद में आपने सीखी पॉलिनोमियल में वही सारी यहाँ यूज होगी। पॉलिनोमियल में आपने सीखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जितनी x की होगी उसके मैक्सिमम रूट्स उतने ही होंगे। ये वही द्विघात समीकरण में भी, क्योंकि उसी से तो बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होती है इसलिए उसके रूट्स जो होंगे, मूल जो होंगे, शून्यांक जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे? सदैव हमेशा 2 होंगे। रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल ऑलवेज बी ओनली 2। और इन मूलों को हम क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा। इन्हें अल्फा तथा बीटा से प्रदर्शित करते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। वही जैसे बहुपद में था, पॉलिनोमियल में क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल हुआ करता था उसके 2 रूट्स होते थे और उनको हम क्या कहते थे? अल्फा और बीटा। सारे फॉर्मूले सेम हैं, सारी चीजें सेम हैं, बस क्योंकि एक पक्ष और आ गया तो पॉलिनोमियल की जगह पे वो इक्वेशन बन गया। इन इक्वेशंस पे सवाल कैसे बनेंगे वो देखने हैं हमको। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि द्विघात समीकरण क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसमें कितने रूट्स होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए ये जो पहली बात लिखी हुई है इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, कोई द्विघात समीकरण है यानी कि ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 जो द्विघात समीकरण है, हमसे कहा गया है फॉर्मूले के तौर पे हमको दी गई है ये बात कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसके टोटल 2 रूट्स होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जो भी आप मानना चाहें वो होंगे, लेकिन टोटल कितने होंगे? 2 होंगे। अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहें कि देखें कि क्या मतलब 2 ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि 2 से ज्यादा 3 हो जाए, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका डेरिवेशन ही पहले देखा जाता है कि कोई भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है तो इसके 2 ही मूल होंगे। इस बात को साबित करें, हम इस बात को हम प्रूव करें। देखिए कैसे करेंगे। थ्योरम है एक
यही थ्योरम यानी प्रमेय क्या है? द्विघात समीकरण के कुल दो मूल होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो उसमें टोटल दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे। तो अगर ये थ्योरम है तो इसको आप जरा प्रूव करिए। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके दो मूल होंगे। तो हम क्या मान लें कि दो नहीं होंगे, तीन होंगे। प्रमेय का नियम यही होता है, थ्योरम का ये नियम यही होता है। अगर आपने थ्योरम्स कभी पढ़ी है, उसका रूल क्या होता है कि जो चीज आपको प्रूफ करनी होती है उससे अलग रिजल्ट आप लेकर चलते हैं। जो भी आपको प्रूफ करके लेके आना है उससे अलग कुछ रिजल्ट आप लेकर चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि जो अलग रिजल्ट हम लेकर चले थे वो गलत था। तो जो लेकर आप चले थे वो गलत था, तो इसका मतलब जो आपने नहीं माना था वो सही है। तो क्योंकि यहाँ पर दो रूट्स होंगे ऐसा प्रूव करना है, तो हम माने ले रहे हैं कि दो नहीं, दो से ज्यादा होंगे। और फिर दो से ज्यादा होंगे इस बात को गलत साबित कर देंगे। दो से ज्यादा रूट्स हैं, अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब सही क्या होगा? इसका मतलब सही होगा कि दो रूट्स हैं। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए और उसके रूट्स मान लीजिए। दो प्रूव करने हैं तो आप दो के बजाय तीन मान लीजिए और फिर प्रूव कर देंगे कि दो तीन रूट्स होंगे, ये बात गलत है। तो माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के कुल तीन मूल अल्फा, बीटा तथा गामा है, जहां अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा। क्या हमने मान लिया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल होते हैं, लेकिन क्योंकि इस बात को प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि दो नहीं है। कितने हैं? तीन। और तीन कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा। और क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा तीन है इसलिए तीनों अलग अलग होंगे। अगर ये तीनों अलग अलग नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई दो बराबर हो जाए बराबर हो जाएंगे तो फिर वो अलग दो ना होकर एक हो जाएगा, मतलब वो सेम हो जाएंगे तो उनको एक बार काउंट किया जाएगा। तो अल्फा, बीटा, गामा तीन रूट्स हमने मान लिया और तीनों अलग अलग हैं, ऐसी बात मान ली। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए एक बात जान लीजिए आप, जैसे आपने पॉलिनोमियल में सीखा था कि अगर fx इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, मूल है, तो x इक्वल टू a हमेशा इसको सेटिस्फाई करता था। यही तो आपने सीखा था। fx अगर कोई पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू a कोई कांस्टेंट है, अगर आपसे कहा जाए कि x इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल का कोई रूट है, तो इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इस पॉलिनोमियल में आप जहां जहां x है वहां वहां a यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगी क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल से ही बना हुआ है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x इक्वल टू a या x इक्वल टू अल्फा, x की कोई भी वैल्यू अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल है, तो वो मूल हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात क्लियर? अगर समीकरण का कोई मूल आपको दे रखा है तो वो मूल हमेशा समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x की जगह पर वो मूल आप उस समीकरण में रख सकते हैं। ठीक, तो यही बात यहां हम यूज करेंगे। क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं, इसलिए अल्फा, बीटा और गामा क्रमशः रेस्पेक्टिवली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा, बीटा और गामा तीन मूल हैं, इसलिए अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, बीटा भी इसको संतुष्ट करेगा और गामा भी इसको संतुष्ट करेगा। इस तरीके से हमको तीन इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो लिखेंगे
x बराबर अल्फा बीटा तथा गामा क्रमशः समीकरण में रखने क्या हो जाएगा? समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? अल्फा रखेंगे सबसे पहले, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन बनेगी। बीटा रखेंगे, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी समीकरण। गामा रखेंगे तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0, तीसरा समीकरण। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी ये हो गया। अब हम क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, देखिए क्या आएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट करेंगे। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ए वाले टर्म में से ए वाले को घटा दीजिए, बी वाले में से बी वाले को और सी वाले में से सी वाले को। तो देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर, ए कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, ए ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बी बीटा बचेगा, तो बी कॉमन ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा बचेगा और c माइनस सी 0 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बराबर 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा? 0। यहां इसको ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? a अल्फा माइनस बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस बी अल्फा माइनस बीटा बना रहेगा, इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस बीटा हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा? a और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये वाला b। अब एक बात आप समझ लीजिए, हमेशा के लिए समझ लीजिए, कभी भी अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो, या आप कह लीजिए दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो, तो उन दोनों में से कोई एक संख्या 0 जरूर होगी। व्यवहारिक तौर प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए, किन्हीं भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए और उन दोनों में से कोई 0 नहीं हो, तो क्या उनका मल्टीप्लिकेशन कभी 0 मिल सकता है? कोई भी संख्या आप दुनिया में सोच के देख लीजिए, अगर उन दो में से कोई एक नंबर 0 आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप 0 नहीं कर सकते। कभी भी दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं हो सकता है, ये बात क्लियर है बिल्कुल। जैसे कोई संख्या 4 ले लिया आपने, इसके साथ आप कोई भी दुनिया की दूसरी संख्या सोच के बताइए जिस संख्या से इसमें गुणा करने पर इसका गुणनफल 0 हो जाए। एक ही है केवल संख्या, वो क्या? 0। यानी कि किसी भी नंबर से अगर 0 को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 मिलेगा। रिवर्स इसको समझिए, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 मिला है तो इसका मतलब है कि उन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 जरूर रहा होगा। एक नंबर चाहे जो हो जाए, लेकिन दूसरा कोई ना कोई, मतलब जो दूसरा वाला नंबर है वो 0 जरूर होगा। या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। बात क्लियर? दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के बराबर है तो उनमें से किसी एक का 0 होना कंपलसरी है, अपरिहार्य है। इसी तरीके से दो संख्याएं कहिए या दो ब्रैकेट कहिए, ब्रैकेट के अंदर भी तो कुल मिला के एक संख्या ही रिजल्ट के तौर पे निकलेगी। तो एक संख्या ये, एक संख्या ये, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के बराबर है तो उन दोनों में से किसी एक का 0 होना तय है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब हमको पता नहीं कौन सा 0 होगा, तो हम बारी बारी से दोनों को 0 करके देखेंगे। कहेंगे क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसलिए अगर ये 0 हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, और अगर मान लीजिए ये ना हो तो फिर ये 0 जरूर होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, एक टर्म आपका ये है
और दूसरा टर्म आपका ये, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लेकिन ये 0 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए आपने क्या लिखा है, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं है, ये आप मान के चले हैं पहले। अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं होंगे तो अल्फा कुछ और है, बीटा कुछ और है, तो जब दो अलग अलग संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो घटाने पर कभी 0 मिल ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर अल्फा, या ऐसे लिख भी सकते हैं आप, यदि एक एक को 0 कर लीजिए, यदि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा। लेकिन हमने क्या माना है, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा। यानी अगर इसको आप 0 मान ले, अगर ये 0 होता तो फिर कंडीशन जो आएगी वो आपके खिलाफ आ रही है, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, यानी कि संभव नहीं। हमने जो माना है उसके हिसाब से संभव नहीं है। हमने पहले ही मान लिया है कि अल्फा बीटा बराबर नहीं है, और इसको 0 लेकर अल्फा बीटा बराबर आ गया, इसका मतलब ये बात गलत है। तो अगर ये 0 नहीं है तो कंफर्म फिर ये 0 होगा। इंप्लाइज दैट क्या होगा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 4। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटाया आपने, अब 2 में से 3 को घटा दीजिए। 3 को घटाएंगे, देखिए इसी प्रकार लिख सकते हैं, या घटाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्योंकि इक्वेशंस तो सेम ही है, ए बी सी सेम तीनों में, बस जहां जहां अल्फा था वहां वहां बीटा हो जाएगा, जहां जहां बीटा था वहां गामा हो जाएगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको हमने घटाया तो आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू, सिमिलरली बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये समीकरण आ जाएगा कि कांस्टेंट तो बदले नहीं है, तो बी अपॉन ए ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना, बीटा प्लस गामा इक्वल टू इतना, ये आ गया। अब जरा इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5 कह रही है कि देखिए 4 और 5 के राइट हैंड साइड बराबर है, और अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है? तो लिखेंगे इसी को, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 समीकरण 4 व 5 से क्या होगा, राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। बात आई समझ में? बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, गामा। आप पीछे जाइए जरा, पीछे जाकर आप देखिए आपने क्या माना था। आप मान के चले थे कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं जहां अल्फा बीटा और गामा एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। आप ये मानकर सोल्यूशन कर रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, लेकिन हमारा क्या आ गया, अल्फा और गामा बराबर होंगे, ऐसा आ गया। यानी जो आप मान के चले थे वो गलत हो गया, और जो आपने माना था वो गलत है, तो फिर सही क्या है? क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू गामा, क्या लिखेंगे, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है, अर्थात जो हमने माना था उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है। हमारी मान्यता के विपरीत है तो इसका मतलब, अर्थात दिस मीन्स अल्फा बीटा तथा गामा 3 मूल, ये भी तो हमने माना था कि अल्फा बीटा गामा 3 मूल होंगे, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, अल्फा बीटा था गामा 3 मूल ना होकर
दो ही मूल होंगे। इसका मतलब यहां प्रूव होता है ये कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल और केवल दो ही मूल होंगे। हम तीन मान के चले, लेकिन जो तीन की मान्यता हमने ली वो मान्यता हमारी गलत हो गई। इसका मतलब तीन मूल नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी टू। केवल दो ही मूल हो सकते हैं। ठीक है बात, यहां तक समझ में आई। ये आपने वो बात प्रूव कर दी जो आप जानते, मतलब जो फॉर्मूला है। अब उसके बाद कुछ बातें समझ लीजिए। जब भी आपको कोई द्विघात समीकरण दिया गया होगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, तो उसको आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ये मूल है तो मूलों का योगफल, गुणनफल, सारी चीजें वही हैं जैसी पहले थी। अगली बात आप लिखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने विधियां, यानी कि मेथड्स टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बात सीखनी है। तो यहां पर आप समझ लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की टोटल तीन विधियां हैं आपके पास, टोटल तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है? गुणनखंड विधि। क्या करेंगे इसमें, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें हम गुणनखंड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। गुणनखंड करके यानी कि उसके फैक्टर्स करके हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। दूसरी विधि जो है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर, होल स्क्वायर बनाकर। होल स्क्वायर बनाकर, कंप्लीट मेकिंग बाय या कंप्लीटिंग स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाकर मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर, ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड जो आप पढ़ेंगे वो है बाई फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य। क्या लिखेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको ऐसा दे रखा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके अगर आपको अल्फा और बीटा यानी कि इसके रूट्स निकालने होंगे, तो ये रूट्स निकालने के तीन मेथड्स हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा यानी गुणनखंड विधि, दूसरा होल स्क्वायर बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा डायरेक्ट इस इक्वेशन पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो उससे भी आपको रूट्स मिल जाएंगे, मूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक मेथड के सवालों को देखेंगे और इन तीनों को करके फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में हम बारी बारी से एक एक मेथड के सवालों को देखेंगे कैसे लगाए जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखे जाएंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, बाकी अब कल मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद।